आयोजन किया। भीड़ की जरूरत नहीं है, वर्तमान स्थिति परिस्थिति ये कहती है भिड़ने वालों की जरूरत है। अगर भिड़ने वाले आपके पास 5 से 6 या 8, 10 या 25 लोग भी हो जाते हैं तो फतह पा देते हैं। उदाहरण है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस समय की स्थिति परिस्थिति देखिए साथियों, उन्होंने कैसा भिड़ा, किस लेवल तक पढ़ाई करी, किस लेवल तक जाके अपने आप को स्टेब्लिश किया पूरे देश में, पूरे विश्व में, और इतना इंटेलेक्चुअल पावर, इतनी जो बुद्धि उन्होंने अपने आप को स्टेब्लिश किया। और उसके बाद जब भारत देश का संविधान लिखने की बात आई तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था भारत में कि इस भारत की हर एक समाज को समझ सके, इस भारत के हर एक वर्ग को समझ सके। यह भारत देश अनेकता में एकता का देश है। बाबा साहेब की जो स्टडी, जो उनका डेप्थ ऑफ नॉलेज था, वो एक ऐसा नॉलेज था कि इन्होंने इस भारत के कई जातियों को समझा, कई धर्म को समझा, और उसके आधार पर ये जो जीवन मूल्य और ये जीवन शैली का जो अधिकार दिया है, जिसको हम संविधान कहते हैं। संविधान का अगर सरल भाषा में, माननीय वकील साहब दोनों बैठे हुए हैं, कि आपका जीवन कैसा चलेगा इस देश में, आपका जीवन किन मापदंडों के आधार पर चलेगा, आप कैसे जीवन जी सकते हैं, उसी को हम संविधान कहते हैं। और आज तक 76 साल हो गए इस बाबा साहेब को, संविधान को हिलाने वाले कई लोग गए, लेकिन हिलाने पे उनके लिए जोरदार तालियां। हिलाने की कोशिश करी जाती है, कई प्रकार के संशोधन आते हैं। इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, लेकिन इस देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का व्यवस्था परिवर्तन होने का अभी भी कहीं न कहीं अब बहुत जरूरत है। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब यह होता है कि उनकी जो संस्कृति है वो संस्कृति एज इट इज बची रहे। उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है, आज भी अगर हम देखते हैं तो आदिवासी गांव में जो शिक्षा व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं आज भी सरकार की तरफ प्रश्न चिन्ह उठा के देखती है कि ये जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है, ये आदिवासी गांव के लायक की शिक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रहे आप। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं तो आज भी हम देखते हैं कि कितने गांव के लोग साल भर में आयुष्मान कार्ड का उपयोग कर पाते हैं। मेरे गांव में अगर 1 या 2 आयुष्मान कार्ड का उपयोग अगर हो जाता है तो बड़ी बात है, और उसमें भी चंदा और धंधा और दलाल चले जाते हैं। साथियों, मेरा सवाल आप लोगों से है, ये जो सेवा समिति का नाम हम देते हैं या कोई समाज का कोई भी संगठन बनाते हैं, मैं राजपुर की व्यवस्था पे धीरे धीरे आने की कोशिश करूंगा। हम न्यायालय के परिसर में बैठे हैं, माननीय वकील साहब भी यहां बैठे हैं। मुझे एक बात बताइए, कभी हमारी सेवा समिति या कभी हमारी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों ने इस न्यायालय व्यवस्था में कितने लोग आते हैं, कितने केस आते हैं, और कितने परसेंटेज में और किस जाति के आते हैं, इस पे कभी आकलन किया हम लोगों ने? मुझे लगता है कि 60 से 70% केसेस जो होते हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति के केसेस होते हैं न्यायालय में। क्या हमने सेवा समिति के माध्यम से जो लोक अदालत होती है, या कभी हमने दोनों पक्षों के साथ बैठने की कोशिश करी? करना चाहिए। कोई भी संगठन हो, राजपुर में यदि कोई संगठन सक्रिय है, संगठन किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो सकता है, वो संगठन को यहाँ पे बैठना चाहिए। यहाँ पे वकीलों के माध्यम से समझौता जो प्रोसेस होती है बिल्कुल दोनों पक्षों को करना चाहिए, क्योंकि न्याय व्यवस्था इतनी लंबित होती है कि न्याय मांगते 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 कहीं आदमी मर जाते हैं। तो आपसी समझौते के ओर हमको बढ़ना चाहिए, इसी को हम सेवा कहते हैं। अगर सेवा की परिभाषा में देखूं तो आज पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन भी सेवा के रूप में तनख्वाह लेता है। अगर वैज्ञानिक है तो सेवा के रूप में तनख्वाह लेता है। अगर आपका राजस्व विभाग है, सेवा के रूप में तनख्वाह लेता है। लेकिन एकमात्र ये सामाजिक जो संगठन होते हैं, इनमें जो काम करने वाले लोग होते हैं, ये सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। इनका भी एक प्रोफार्मा होना चाहिए, एक एजेंडा होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए, और उस उद्देश्य को लेके साल भर हमको एक टारगेट लेके चलना चाहिए कि हमको इस साल कौन सी सेवा को प्रायोरिटी देना है। क्या हम न्याय व्यवस्था में, हम इस साल पूरी न्याय व्यवस्था में हम क्या लॉगिंग करेंगे
समन्वय स्थापित करेंगे या कोई पुलिस व्यवस्था में हम समन्वय स्थापित करेंगे। आज अगर राजपुर थाने की हम बात करें साथियों, कुछ चीजें तो झूठी लिखा जाती है और कुछ चीजें कुछ सच चीजें भी झूठी एफआईआर नहीं होती है। ये व्यवस्था खड़ी हुई है इस पर्टिकुलर यहाँ पे राजपुर में। तो इसकी लाइजनिंग करेगा कौन, इसकी समन्वय करेगा कौन? एक व्यक्ति भी काफी है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, अगर 2 महीने या 1 महीने अगर आप सही तरीके से लाइजनिंग में किसी विभाग के पीछे पड़ जाइए, वो विभाग बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल उसका कम हो जाएगा। सुखलाल गोरे जी, आप नेम, आज हम नेम की बात कर रहे हैं, ये जन्मोत्सव मना रहे हैं, मतलब हम देश के कानून और नेम की बात कर रहे हैं, उस शख्स की बात कर रहे हैं जो इस देश में, इस देश हर विभाग इस नेम और कानून से चलता है। उदाहरण लेटेस्ट दूंगा, कंचन बड़ोले जी का एक केस आया, उसमें एट्रोसिटी एक्ट लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना पड़ा, धारा 109 नहीं लगाई गई। ऐसे कई केस होते हैं जहां पे कमजोर कार्रवाई की जाती है, जहां पे पक्ष और विपक्ष देख के की जाती है, जहां पे गरीब और हरीबी देख के कार्रवाई की जाती है। लेकिन सेवा देने वाले अपनी तनख्वाह कम नहीं करते, अपना इंक्रीमेंट कम नहीं करते और अपना जो महंगाई भत्ता बढ़ता है उसके लिए बिल्कुल लगे रहते हैं। तो हम आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा और हम लोगों को धीरे धीरे धीरे, मैं ये कह रहा हूं कि एक गांव सुधरता है, डॉक्टर माननीय वकील साहब सुधरता है, और एक क्षेत्र सुधरता है तो तहसील सुधरती है, और एक तहसील सुधरती है तो जिला सुधरता है, और एक जिला सुधरता है तो प्रदेश सुधरता है, और एक अगर प्रदेश सुधरता है तो पूरा भारत देश सुधरता है। तो स्टार्ट तो एक से ही करना पड़ेगा। काउंटिंग, गिनती हमेशा एक से शुरुआत करना पड़ेगा, डायरेक्ट से 100 पे नहीं पहुंच सकते। हमको लेना पड़ेगा दादा कि वास्तविक में हमको सेवा की परिभाषा डिसाइड करना पड़ेगी। हमको यहाँ की जो व्यवस्था है, हमको एसडीएम महोदय के साथ बैठना पड़ेगा 15 दिन में कि माननीय महोदय कितने नामांतरण हुए, माननीय महोदय कितनी रजिस्ट्री हुई, कितने लोग परेशान हैं, कितने लोगों के क्या चल रहा है। हमको तहसीलदार जी के साथ बैठना पड़ेगा, हमको जनपद में बैठना पड़ेगा, हमको थाने पे बैठना पड़ेगा 15 दिन में, हमको टीआई से संवाद करना पड़ेगा कि कितनी एफआईआर हुई है और इन एफआईआर की अभी जांच प्रतिवेदन और जांच की व्यवस्था क्या है आपके पास। कोई नहीं रोकेगा आपको, बैठने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए, और इसके लिए लगातार हमको वास्तविक में दिल और दिमाग से आगे बढ़ना पड़ेगा। हमको करना क्या है और कैसे करना है वो लक्ष्य डिसाइड कर लीजिए आप। यदि आपने अकेले व्यक्ति ने यह सोच लिया कि मुझे करना क्या है और कैसे करना है, तो बड़ा सा बड़ा लक्ष्य हम अचीव कर सकते हैं। तो इतनी सी बातें हैं, हम आप सब मिलते रहेंगे, सोचते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे और जोश और जुनून और नेम पढ़ते रहिए। धीरे 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 ये समाज कहीं ना कहीं ऊपर आएगी, आना ही चाहिए। क्योंकि मेरा ये कहना है कि मेरे आसपास के लोग अगर सही है, मेरे आसपास के लोग अगर जागृत है, मेरे आसपास लोग अगर आर्थिक रूप से सक्षम है, तो मैं गुड फील कर पाऊंगा। अगर मेरे आसपास कोई गरीब हारा अगर भूखमरी से परेशान है, तो मैं कैसा सो सकता हूं, मैं कैसा सहन करता हूं। यही चिंतन मनन डॉक्टर बाबा साहेब को थी और उन्होंने विश्व के सबसे विद्वान व्यक्ति के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश किया। और आज हमको यहाँ एक बोलने का उनका शब्द हमारे लिए कुछ नहीं है। हम तो एक, जैसे कि वकील साहब ने बोला था, हम तिनका भी नहीं है, एक धूल भी नहीं है उनके सामने। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों ने मुझे तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर से आयोजन समिति का बहुत बहुत सादर जोहार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।